एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। एक उफान भर अपने अंदर, तू पार कर मुश्किल का समंदर। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की वो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की वो संतान तुम। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। मंजिल को भी अब तो तलाश है। हो तुम आसमान समेटे, क्यों उड़ान तेरी निराश है, निराश है। शौर्य की हुंकार संग सरलता का गान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। एक उफान भर, हर मुश्किलों का समंदर। तू पार कर दे हर मुश्किलों का समंदर। ओम शांति। बढ़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम। रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, तो पार कर मुश्किलों का समंदर। बढ़े चलो हौसलों की एक नई पहचान तुम। न्यू आइडेंटिटी। ओल्ड सेल्फ, न्यू सेल्फ। पुराना मैं और नया मैं। पुराना जीवन और नया जीवन। नए का निर्माण पुराने से होगा। पुराने के नींव पर नया खड़ा होगा। नए को पुराने के प्रति नफरत नहीं है, क्योंकि नया पुराने की ही पूर्णता है। ये कैटरपिलर है, ये बटरफ्लाई है। कैटरपिलर बटरफ्लाई बना है। बटरफ्लाई आकर कैटरपिलर से कहे तुम ये क्या कर रहे हो, क्या खाते हो, हटाओ, क्यों धरती पर हो, उड़ो। परंतु कैटरपिलर को वो आवश्यक है। धीरे धीरे यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते बटरफ्लाई बना है। पुराना मैं, नया मैं। पुराने अनुभव के आधार पर नया अनुभव। पुराने से नफरत नहीं, पुराने से घृणा नहीं। उस समय वो सत्य था।
उस समय उस अनुभव के आधार पर ही ये नए अनुभव ने जन्म लिया है। इसलिए खेल में खेल, वो भी खेल, ये भी खेल। वो दिन भी कितने अच्छे, ये दिन भी कितने प्यारे। यात्रा है, मंजिल महत्वपूर्ण नहीं है, यात्रा में ही आनंद है। हौसलों की एक नई पहचान तुम, नई पहचान, न्यू आइडेंटिटी, न्यू नेम। आज का है ना नवयुग, नया युग, सब नया, साकार मुरली। परंतु पुराना जब आ जाए, नया जब आ जाए, पुराना फिर आएगा। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। पुराना सिर उठाएगा। किसी गुरुकुल में एक कुत्ता आया, जहां बहुत से शिष्य थे, और एक शिष्य को वो कुत्ता बहुत प्यारा लग गया और उसे प्यार हो गया उस कुत्ते से। थोड़ा पुचकार किया, लाड़ प्यार किया पहले दिन। दूसरे दिन कुत्ता फिर आ गया। उस शिष्य ने फिर देखा, फिर थोड़ा दुलार, प्यार भरी बातें। तीसरे दिन फिर आया और फिर रोज रोज आने लगा। और फिर बात जब बढ़ गई तो बाकी लोगों की नजर में भी आने लगी कि ये दोनों रोज मिलते हैं। It seems to be an affair. गुरु ने भी नोट किया और एक दिन शिष्य को बुलाया और कहा, एक आध्यात्मिक साधक के लिए आसक्ति विष तुल्य है। एक स्पिरिचुअल सीकर के लिए आसक्ति विष तुल्य है। तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन है, स्पिरिचुअल लाइफ है, उसमें किसी के प्रति भी आसक्ति तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में बाधा बन सकती है। शिष्य बहुत समझदार होगा, उसने तुरंत अपनी आसक्ति से मुक्त होने का निर्णय कर लिया। परंतु कुत्ता तो कुत्ता है, वो दूसरे दिन फिर आ गया, क्योंकि संकल्प एक तरफ से हुआ है, उधर से नहीं। परंतु शिष्य ने नजरअंदाज किया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कुत्ते की तरफ। परंतु कुत्ता इतने जल्दी थोड़ी मानेगा। इतने दिनों से जिसको प्यार किया, इतने दिनों से उसको खिलाया पिलाया, कुत्ता फिर आया दूसरे दिन और एकदम ही अपनी पूंछ हिलाते हुए, दुम हिलाते हुए, और शिष्य ने उसको एकदम धुतकार दिया, एकदम अपने से अलग कर दिया। परंतु कुत्ता भी हार थोड़ी मानेगा, वो फिर आया और रोज आता रहा। पर धीरे धीरे फिर शिष्य ने डंडा ही उठा लिया और एक दिन उसकी पिटाई की। कुत्ता चला गया। उस दिन से गुरुकुल में कुत्ते ने आना बंद कर दिया। हमारी वासनाएं भी कुत्ते की समान ही है। हम पहले उनकी तरफ गए, उससे प्यार किया, और फिर एक दिन जागृति आ गई कि छोड़ो ये सब। परंतु वो तो आती ही रहेगी। न्यू सेल्फ, ओल्ड सेल्फ, मर्जीवाजन,
काम को जीतना ये महावीरों का काम है। सुबह की साकार मुरली, पता है विष है, लोगों का तो हृदय विदीर्ण हो जाता है, ठंडे पड़ जाते हैं, ज्ञान सुनकर खुश होते हैं, परंतु काम की जब बात आती है तब ठंडे पड़ जाते हैं। तुम जानते हो ये विष है, वो विष फिर आएगा। किसी को देखा, आकर्षण हुआ, फिर आएगा। दुश्मन कहते हैं पर अंदर से बहुत प्यार है। बड़े चलो हो हौसलों की एक नई पहचान तुम, न्यू आइडेंटिटी, नया बनने का मार्ग है। परंतु पुराना फिर आएगा, फिर आना फिर डिस्टर्ब करेगा, आकर्षित करेगा। तो क्या करना चाहिए फिर? शिष्य ने क्या किया? पहले बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, डोंट केयर, करने दो, कितने भी फोन करने हैं तो कर रहे हैं तो करने दो, ब्लॉक, ध्यान ही नहीं दिया। फिर क्या किया? डंडा निकाला और पिटाई की। उसी योग्य है शायद वो, उसके सिवा नहीं सुधरेंगे। फिर उस कुत्ते ने आना बंद कर दिया गुरुकुल में। इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, विकार, कल बाबा ने कहा विकारों पर प्रयोग करो, प्रकृति पर प्रयोग करो, संस्कारों पर प्रयोग करो। 3 in 1, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक साथ। अमृत वेला ये तीनों प्रयोग एक साथ हो जाते हैं। प्रकृति, विकार और संस्कार, तीनों पर काम करना है, तीनों पर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, छोटे छोटे प्रयोग। एक उफान भर जोश, फिर से स्वयं को तैयार करने। आज एक फिर नया दिन, आज नए एक्सपेरिमेंट्स करने, नए संकल्प, समर्थ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, ऐसे संकल्प जो आज तक कभी किए नहीं। ये समझो कि ज्ञान आज तक जितनों ने सुनाया वो कुछ भी नहीं सुनाया है। अभी तो ज्ञान की खोज बाकी है। अभी तो आया है मेरे मन में चिर वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी तो आया है चिर वसंत। आज ज्ञान के नए पहलू, ज्ञान की नई बातें, न्यू अंडरस्टैंडिंग। जागरण का दिन आज है, एक नया दिन। जागो। मंत्र क्या है? भागो नहीं, जागो। एक गुरु के पास जो भी लोग आते थे, वो सबको एक ही कहता था, इसमें तुम्हें जागना चाहिए। कोई भी प्रश्न लेकर आता था, हजारों जो प्रश्न लेके लोग आते थे। कोई अपनी वित्तीय समस्या लेकर आते थे, कोई अपनी घर गृहस्थी की समस्या लेकर आते थे, कोई अपनी सामाजिक समस्याएं लेके आते थे, और कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए आते थे। परंतु वो गुरु का नियम था, सबको एक ही कहते थे कि तुम्हें जागना चाहिए। वो शिष्य बाजू में बैठा रहता था, ब्राह्मणी। उसे आश्चर्य होता है कि गुरु सबको एक ही शिक्षा देते हैं। आइडियली जिसकी जैसी समस्या है, जिसका जैसा प्रश्न है, उसको वैसे उत्तर देना चाहिए प्रश्न अनुसार। पर ये गुरु ऐसे है कि सभी को कुछ भी समस्या सुनाए, सबको एक ही उत्तर, तुम्हें जागना चाहिए। अवेकनिंग, यू मस्ट अवेकन। तो शिष्य अपने गुरु से पूछता है, आप सबको अलग अलग प्रश्नों के अलग अलग उत्तर क्यों नहीं देते, सबको एक ही उत्तर देते हो? गुरु कहता है, यदि तुम्हारे पास 10,000 लोग आए, 10,000, और सब कहने लगे कि हमें अलग अलग स्वप्न दिखते और डरावने स्वप्न दिखते, और कोई कहता है स्वप्न में मुझे सांप दिखता है, कोई कहता है स्वप्न में मुझे चीता, भालू,
जंगली जानवर, तो तुम सबको क्या हल बताओगे? क्या कहोगे सबको? तुम्हें जागना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है किसके अंदर हो रहा है? नींद में चल रहा है। उत्तर भालू आया तो क्या करना और सांप आया तो क्या करना, इसके अलग अलग प्रश्न उत्तर नहीं है। उत्तर एक ही है, जागरण। जाग जाओ, बस यही उत्तर है। तो अभी देखते हैं उत्तर। उत्तर तो एक ही है, जहां चाह वहां रहा। जिसकी दृढ़ इच्छा होती है कुछ पाने की, उसको राह मिल ही जाती है। कौन रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम, एक उफान भर अपने अंदर, तो पार कर ले मुश्किलों का हर समंदर। ओम शांति। जैसे बताया जागरण, तो जितने भी प्रश्न उत्तर हैं ये सारी समझने की बातें, क्योंकि सारा कुछ देखा जा रहा है, वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। वो सुनने के बाद फिर भी उन्हीं लोगों के वही प्रश्न आ रहे दोबारा। तो ये समझना हर चीज़ को। जैसे कई आकर पूछते हैं कि आप एक डाइट चार्ट बनाओ कि कौन कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं। हमने डाइट चार्ट की कोई चर्चा कभी की ही नहीं। फिर भी यही पूछते हैं कि एक डाइट चार्ट बना के दो। कौन सा डाइट चार्ट और कैसा डाइट चार्ट? कोई डाइट है ही नहीं। हर एक को अपना डाइट चार्ट खुद बनाना है, अपना मार्ग खुद प्रशस्त करना है। बिकम अ रेसिपी डेवलपर, प्राणिक डेवलपर। खुद ही डेवलप करो अपना पुरुषार्थ। क्योंकि जो चीज़ें यहाँ उपलब्ध है, हो सकता है वो दूसरी स्टेट में नहीं हो। यहाँ सूरज है, वहां सूरज है ही नहीं। फिर वहाँ चांद को सूरज देख लो, अपने अनुसार। सारा मन का खेल है। तो जो चीज़ें वहाँ रीजनल, सीजनल, नेचुरल जो है, उसी अनुसार काम करना है। हमको एवोकेडो ही चाहिए, क्योंकि क्लास में कहा था एवोकेडो का स्मूदी बनाओ। अरे कहाँ से एवोकेडो मिलेगा तुमको? सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, नेचुरल। सीजनल अर्थात जिस सीजन में जो फल है वो खाओ। रीजनल अर्थात जिस क्षेत्र में तुम हो वहां जो मिलता है वो खाओ। ओरिजिनल अर्थात जितना ओरिजिनल हो सके उतना ओरिजिनल, वो प्रोसेस किया हुआ ना। और नेचुरल, जितना वो नेचुरल हो उतना अच्छा। ये 4 शब्द याद रखने हैं, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, नेचुरल। और जो अपनी पहुंच में हो। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा ना पर्स एज मच एज योर, वो क्या कहते हैं, वो उतना ही फैलाओ जितनी चादर, उतने पाँव उतने पसारो जितनी चादर हो। जितनी चादर हो तो उतने ही पाँव पसारने। ऐसे नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। दूसरे ने क्या चादर ओढ़ी है वही ओढ़ने की जरूरत नहीं है। अपनी खुद चादर तैयार करो। तो ये ज्ञान समझने की बात है, केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। उसको समझना है, उसी अनुसार अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसकी। अपना विवेक यूज करना है। आज्ञाकारी अर्थात वो नहीं जो उस दिन बताया था गुरु तो गिर गया, उसमें लिस्ट में देख रहा है गुरु का नाम ही नहीं है। गुरु का नाम नहीं है। गुरु ने कहा था ये इन चीजों में से जो गिरा वो उठानी है। गुरु खुद गिर गया, गुरु का तो नाम है नहीं। आज्ञाकारी, अक्षरशाह आज्ञा पालन। यूज कॉमन सेंस। आज्ञाकारिता के साथ क्या चाहिए? कॉमन सेंस, सामान्य समझ। यह ज्ञान समझ का ज्ञान है, यह अंधश्रद्धा का ज्ञान नहीं है। बाबा कहते हैं यह ज्ञान अंधश्रद्धा का नहीं है, तुम्हें विचार सागर मंथन करना है। बाबा ने क्या कहा, शास्त्रों में क्या लिखा है? जज करो, बुद्धि लगाओ। यह बुद्धि का ज्ञान है। दूसरी मुख्य बात, इस पुरुषार्थ को हवा नहीं लगनी चाहिए। अर्थात हम चर्चा न करें बाहर जाके। तो जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे, अच्छा आप क्या खाते हो, आज दोपहर को क्या खाएंगे? इसमें भोजन का अहंकार बहुत जल्दी व्यक्ति को आता है, तुरंत। और हम जो खाते हैं और दूसरा अगर वो नहीं खाता है तो उसको हम हेय दृष्टि से देखते हैं। हम तो एकदम रॉ खाते हैं, कच्चा खाते हैं, तुम कुक्ड खाते हो। ये अच्छे लोग नहीं है। जैसे पहले हम नॉन वेज थे, फिर वेजिटेरियन बने। जब वेजिटेरियन बने तो नॉन वेज खाने वालों की तरफ कैसे दृष्टि से देखते हैं हम? ये अच्छे लोग नहीं है।
हो सकता है तुमसे अच्छा स्वभाव है उनका, शांत चित्त है वो, ये भी हो सकता है। और तुम में अभी भी क्रोध तो है, उस पर काम कहाँ किया है? खाली भोजन परिवर्तन करने से विकार परिवर्तन नहीं होते। अगर अध्यात्म में 10 बातें हैं तो भोजन उसमें से एक बात है। इसलिए ये ना समझ लो कि भोजन चेंज हो गया तो अमृत वेला बहुत अच्छा होने लगेगा। अमृत वेला अपने आप में पुरुषार्थ है, सेपरेट पुरुषार्थ। एक ब्रह्मचर्य अपने आप में पुरुषार्थ है। ये ना समझ लेना कि केवल भोजन परिवर्तन कर लिया तो ब्रह्मचर्य सद गया, सपोर्ट मिलेगा पर उसका अपना पुरुषार्थ है। एक संबंधों में मिठास और संबंध आपसे कैसे, ये ना समझ लेना कि खाली भोजन बदल दिया तो संबंध सब ठीक हो जाएंगे। नहीं, हिसाब किताब वो अपनी जगह पर है। बीमारियां, ये ना समझ लेना कि लोग 7-7 दिन ड्राई फास्ट करते हैं, 10-10 दिन ड्राई फास्ट करते हैं, कोई एक बीमारी विशेष से छूटने के लिए थोड़ी देर के लिए छूट जाती है, बीमारी फिर वापस आ जाती है। इसलिए ये ना समझ लेना कि उपवास कर लिया तो सारी बीमारियों से छूट गए, ऐसा नहीं है। ये मार्ग, ये समझ का मार्ग है। सारे पहलू इसमें इंक्लूड करने। ब्रह्मचर्य का अपना पुरुषार्थ, अमृत वेले का अपना पुरुषार्थ, भोजन का अपना पुरुषार्थ, संबंधों का अपना पुरुषार्थ, कार्यों में कुशलता प्राप्त करना, यह अपना पुरुषार्थ है कि कितने तुम स्किलफुल एक्सपर्ट होते हैं अपनी सेवाओं में, वो अपना पुरुषार्थ। सब अपना अपना पुरुषार्थ। हाँ, ये बाकी सभी चीजों में मदद करेगा। इस मार्ग में प्राणिक यात्री के लिए चीजें धीरे धीरे सहज होने लगेगी। परंतु जैसे कल कहा था, शेर हो तुम पर वो प्रैक्टिस नहीं की तो वो हिरन उससे आगे निकल गया, बच गया, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा था। शेर की संतान हो तुम पर प्रैक्टिस करना भूल गए तो नहीं होगा काम। चलिए, तो आज का प्रश्न है, कैन आई गेट द सन गेजिंग बेनिफिट्स ड्यूरिंग लेट इवनिंग या सिटिंग एट होम थ्रू मेडिटेशन? तो सन गेजिंग जो है, सबसे पहला तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसकी हमने बहुत सारी चर्चा की है। सुबह करना है, शाम को करना है। जो सुबह नहीं कर सकते शाम को करें, जो शाम को नहीं कर सकते वो सुबह करें, जो दोनों समय नहीं कर सकते जरूरी नहीं है कि करना ही है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं, अभी हम यहाँ हैं, ये जो हवा है, इस हवा को भी सूर्य की किरणों ने स्पर्श तो किया ही है, उसमें भी प्राण है। हम किस लिए कर रहे हैं ये सब? प्राण ऊर्जा स्वयं में भरने के लिए। परंतु यू आर प्राणा, तुम खुद ही प्राणवान आत्मा हो। यू आर सोर्स ऑफ प्राणा। बाबा कहते तुम प्रकृति पति हो, प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। तुम सूरज को प्राण दो। हमारी स्टेज ब्रदरियन से भी आगे की है कि हम उनको भी तत्वों से भी हम आगे है। तो सुबह नहीं कर सकते शाम को करो, शाम को नहीं कर सकते सुबह करो, दोनों समय नहीं कर सकते। दिन में अगर मौसम ठीक है तो दिन में भी कर सकते। बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है सन, बादल है, उसमें भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर बहुत सारी समस्या है और जैसे बारिश आ रही है तो खड़े थोड़ी ना रहेंगे और सूरज है ही नहीं, यू कांट डू एनीथिंग। सूरज का अपना मूड है वो तो बादल आ जाते हैं तो खत्म, फिर कहाँ से करोगे। पर हाँ, जो रेगुलर करेंगे और प्रोटोकॉल सहित करेंगे, देखेंगे कि 3 मास के अंदर भूख अपने आप कम हो गई है, 6 मास के अंदर बहुत सारे मन शांत हो गया है, और 9 मास के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ गया है शरीर में। अगर रेगुलर कोई करता है और सहज होता है उससे, तो जैसे कहा सबसे पहला रेती पर खड़े होकर, रेती नहीं है, मिट्टी पर खड़े होकर, सूखी मिट्टी, मिट्टी नहीं है, फिर तो कुछ कर नहीं सकते। नेचुरल सरफेसेस, रॉक वगैरह, वो भी नहीं है तो घर पे ही करो, और जहाँ से कर सकते हो वहाँ से करो। यथा शक्ति, जैसी शक्ति जिसकी है, जैसी परिस्थिति है, उस अनुसार करो। बड़े बड़े शहरों में सूरज ही नहीं दिखता है, इतनी बिल्डिंगें हैं, क्या कर सकते हैं। तो बाकी और सन गेजिंग केवल एक ही टूल नहीं है, कितने सारे टूल्स हमने बताए हैं। पूरे कितने दिन हो गए आज, 71 डेज में कितने भिन्न 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 टूल्स हमने देखे। वो नहीं तो वो नहीं तो वो। प्राणा प्रोग्राम जो है, ये जो प्रोग्राम है टोटल, इस कार्यक्रम का सूरज एक छोटा सा हिस्सा है। अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा, ना मिले तो भी ठीक।
क्या पूछ माताओं रहे के हैं? घर में सूरज नहीं आता था तो सेंटर में मुरली सुनने आती थी, मुरली किस में सूरज आता था तो मुरली छोड़ के छत पर उसको देखने जाती थी। टीचर ये परेशान हो सब गई। होगा, परंतु इसलिए कह रहे हैं समझ के साथ। उसके अपने महत्व है, परंतु प्रायोरिटी क्या है? ज्ञान भी एक टूल है। जो सन गेजिंग है वैसे ज्ञान भी है, चिंतन भी एक टूल है। वो भी शक्ति भरेगा, वो भी प्राण ऊर्जा भरेगा। योग भी एक टूल है, वो भी सेवा, सेवा ही न्यूट्रिशन है। सेवा इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। योर एक्शंस आर द सोर्स ऑफ योर नरिशमेंट। वो सेवा करो तो शक्ति आती है ना, ऐसे लोगों का अनुभव है। तो सेवा भी एक टूल है, सन गेजिंग भी एक टूल है, लिक्विड डाइट भी एक टूल है। ऐसे भिन्न भिन्न टूल है, अलग 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 अलग। तो कुछ भी, कोई भी ले लो, कहां से भी ले लो। ज्ञान का चिंतन कितना बड़ा टूल है, सबसे बड़ा। आज की मुरली, इस ज्ञान से तुम सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हो। फरिश्तों को हड्डी मांस का शरीर नहीं होता। अब ये वाक्य ले लिया, इस वाक्य में कितनी पावर है। मैं पहला तो अभ्यास चालू कर दिया कि मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ता हूं तो ये हड्डी मांस का मेरा जो शरीर है ही नहीं, ये तो हड्डी मांस के शरीर को ये सब ये आवश्यकता पड़ती है। मैं तो फरिश्ता हूं, पर ये हमारे ऊपर ऊपर है खाली, बौद्धिक स्तर पर। ये डीप अगर चला जाए और कोई मान ही ले इसको, तो वो सारा मैनिफेस्टेशन प्रकट होने लगेगा जो फरिश्तों में होता है, हल्कापन, सब कुछ। तो ये पॉइंट ही टूल है। तो इसी तरह सन गेजिंग जो है ये बहुत अच्छा टूल है, परंतु देखते हुए। और आंखों की जांच पहले कर लो। अगर डर लगता है आंखों को कुछ हो जाए, और थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। हमने तो कहा है केवल 10-10 सेकेंड बढ़ाओ। प्रोटोकॉल ये है, एकदम सीधा आधा घंटा 1 घंटा ऐसा सब नहीं करना है। धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उसको आगे बढ़ाना है, सब कुछ देखते हुए। ठीक है। तो प्रश्न है, शाम को कर सकते हैं क्या? करो, कभी भी करो, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। वो सारा खेल मन का है। सोते सोते कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। जमीन पर चलना, हमने एक वो ब्रेदरियन था, उससे पूछा था, तुम आप जब फ्लाइट, लंबी लंबी फ्लाइट यात्रा करते हो तो कैसे करते हो? वो बोलते मैं फ्लाइट में बैठ कर ही जमीन पर चलता हूँ। सारा मन में है। बेयरफुट वॉकिंग, नंगे पाँव कहाँ से चलता है? फ्लाइट में बैठ के। खेल सब मन का है। नेक्स्ट, शाम को भूख बहुत लगती है। हाँ, से भूख आफ्टर तो है। 8:30 शुड आई गो फॉर सम स्मूदी या सम लाइटर बिल्कुल। लिक्विड? दबन नहीं करना है। हम तो ये कह रहे 2-2 घंटे में लेते रहो, क्योंकि एक है ठोस आहार, सॉलिड फूड का आहार 3 बार अगर लेते हो, और अगर लिक्विड पे जाते हैं तो कम से कम 6 से 8 बार लेना पड़ेगा शुरुआत में। इनिशियल लिक्विडेरियन बिगिनिंग्स जो है वो सुबह से चालू करो 6 बजे से। जिन्होंने कभी नहीं किया है वो 6 बजे से चालू करो। 6 बजे लिया, फिर 8 बजे लिया, फिर 10 बजे लिया, फिर 12 बजे लिया, फिर 2 बजे। पहले तो एबेंडेंस ही रखो, ज़्यादा रखो, प्रचुरता, हायर, टू बी ऑन द सेफर साइड। एकदम शुरुआत से ही अपने आप को बहुत ही रिस्ट्रिक्ट नहीं कर दो कि मुझे तो इतना ही लेना है और बस इतना ही। पहले बहुत ज़्यादा ही रखो थोड़ा। एबेंडेंस ऑफ सॉलिड में थे, अब एबेंडेंस ऑफ लिक्विड में आओ। पहले ठोस में ज्यादा लेते थे, अब किस में आओ? इसमें। पहले उसकी रेसिपीज बनाते, अब लिक्विड्स की रेसिपीज बनाओ। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो भूख लगना है ये धीरे धीरे, नहीं तो ये बड़ा दुखी कर देता है व्यक्ति को, बाधा बन जाती है इस मार्ग में, क्योंकि हम धीरे धीरे जो भी करना है। और भूख लगे तो बहुत सारी, और कई बार भूख जो लगती है ना, ये झूठी भूख लगती है, फॉल्स हंगर होता है। उसको आप भूख बहुत लग रही है और तुरंत कोई इमरजेंसी हो जाए, सब भूख भी खत्म, फिर कहां चली गई भूख? ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसमें काम आएंगी। एक, भूख लगी तो पानी पी लो, कोई जूस पी लो, कोई लिक्विड ले लो, या ग्रीन टी ले लो, ब्रश कर लो। ये भी हमने देखे है, बहुत सारी मेथड्स देखी है कि कैसे अपने आप को प्राणिक क्रेविंग पर एक पूरा चैप्टर हुआ है। गुड़ सॉलिड है तो उसका लिक्विड बना दो। प्राणिक क्रेविंग चैप्टर, ये एपिसोड नंबर 43, पूरा 1 दिन इस पर लिया है। सन गेजिंग पूरा 1 दिन लिया। इतने टॉपिक्स सारे हो चुके हैं। नेक्स्ट, तो भूख लगती है तो ठीक है, अपने आप को एकदम महापापी और दोषी और महा अपराधी नहीं समझना है कि बाबा मैंने ये खा लिया था। धर्मराज के पास पहुंचेंगे, बोलो क्या किया?
बाबा मैंने आलू खा लिए थे, आलू बोले हटाओ, गेट लॉस्ट, मेरे यहाँ पर बड़े बड़े पापियों से मुझे डील करना है, तुम कहाँ से आ गए? चिप्स ले लिए तुमने, हटाओ, जाओ यहाँ से। नेक्स्ट इसी से संदर्भित है। गिल्ट फ्री, प्राणिक लिविंग अर्थात गिल्ट फ्री, अपराध भाव से मुक्त। अपने क्रेविंग्स को समझना है, अपने स्वभाव को समझना है कब होता है, और दमन नहीं करना है, आराम से फ्लो चलने दो, धीरे धीरे। नेक्स्ट, शाम के समय एप्पल खा सकते हैं क्या? एप्पल खाओ, शाम को खाओ, रात को 12 बजे खाओ, 10 बजे खाओ, जितना बजे हो, जब भूख लगे तब खाओ, पर खाने से ज्यादा पियो उसको। अगर पिएंगे तो अटैचमेंट नहीं होगी। लिक्विड में अटैचमेंट नहीं है, सॉलिड में अटैचमेंट है। लिक्विड में, सॉलिड में भारीपन है, लिक्विड्स में हल्कापन है। वही चीज। और पीना भी कैसे? धीरे धीरे। और तृप्त मन को, ये सारा खेल मन का है, तो खाओ। Next, I started my diet from 25th December. I drink juice in morning and I eat lunch in afternoon. That's it. But still, I facing trouble like headache and dizziness. ये थोड़े बहुत तो आएगा ही, क्योंकि इतना समय से हमने जो कुछ डाला है उसके ये डिटॉक्स सिम्टम्स होंगे। धीरज रखना है, ये अपने आप सब चला जाएगा। और जब भी कुछ समस्या हो तो हमने आपको कंपेयर किससे करना है? लेवल 4 से। जब भी ये प्रश्न हो, ये खाए कि ना खाए, कंपेयर किससे करना है? लेवल 4। लेवल 4 अर्थात अगर हमको लगता है ये घी नहीं खाऊं तो मैं कमजोरी आ जाती है मुझे, लेवल 4, ना घी की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है। आज सुबह की साकार मुरली, तुम्हें कंपेयर किससे करना है? देवताओं से। देवता है संपूर्ण निर्विकारी, लेवल 4, उससे कंपेयर करना। जब भी कोई विकार आए और मन में हो, ये थोड़ा तो चलता ही है, कंपेयर किससे करना है? संगम युगी ब्राह्मणों से नहीं, लेवल 4 फरिश्तों से, या ब्रह्मा का संपूर्ण अव्यक्त रूप, ये है व्यक्त, ये है अव्यक्त। सुबह की मुरली, अव्यक्त ब्रह्मा से कंपेयर करो सारा, देवताओं से कंपेयर करो सारा, कि देवता कैसे थे? संपूर्ण निर्विकारी। तो फिर उस हिसाब से तो ये जरूर उसी तरह, ये खाऊं कि वो खाऊं कि ये इतने बजे खाऊं। लेवल 4 जो स्टेज है, कैटेगरी 4, वो संपूर्ण मुक्त है और व्यक्ति ठीक है, एकदम स्वस्थ है, हेल्दी है। वो उनके अंदर प्राणिक फ्लो स्टैब्लिश हो गया, किसी चीज की आवश्यकता नहीं उनको। ये तो हमारा सारा कंडीशनिंग हो गया है बचपन से, माँ ने खिला के और दोस्तों के साथ होटल जा के, और फिर यहाँ आने के बाद ब्रह्मा भोजन खा के सारी कंडीशनिंग हुई है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, माँ मार के खिलाती थी, मार के खिलाती थी, और इसलिए भी खिलाती कि खाओ कहीं तुम कमजोर ना हो जाए, इसलिए भी खिलाती कि बच ना जाए, फेंकना ना पड़े, इसलिए कि ये एक मेन कारण है भारतीय संस्कृति में कि खा लो सब लोग, सफल करो सबको। कुछ भी हम कहते हैं पेट में डालने से अच्छा लेट इट गो बैक टू नेचर। बच गया है ना, उसको झाड़ को पिला दो, सूप को, इधर नहीं जाने दो, वापस प्रकृति से आया है, प्रकृति में उसको भेज दो वापस। जरूरी नहीं है कि सब चीज बचाने के लिए खाओ। तो क्या प्रश्न था? एप्पल खा सकते हैं क्या? खाओ, एप्पल हो गया। ये तो हेडेक की बात है। हाँ, ये हेडेक, डिटॉक्स सिम्टम्स जो है वो थोड़े बहुत होंगे, उनको साक्षी होकर देखना है, अपने आप चले जाएंगे। थोड़ा रेस्ट कर लो एक, और इसीलिए कहा स्लो डिटॉक्स। ये सारा तब ज्यादा होता है जब कोई सीधा ड्राई फास्ट, ड्राई, न खाना न पीना, ये तब ज्यादा होता है। तो वाटर फास्ट, केवल पानी। स्लो डिटॉक्स करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और होगा भी तो थोड़ा समय होगा, हल्का सा हेडेक लगेगा, सो जाओ ठीक, उल्टी जैसा लगेगा, सो जाओ ठीक, बिना कुछ किए। स्लो डिटॉक्स। एक होता है फास्ट डिटॉक्स, टू क्विक टू फास्ट, एकदम स्थिति ऊपर, क्योंकि फूड जाते ही वाइब्रेशंस एकदम बढ़ जाते हैं, फूड आते ही वाइब्रेशंस डाउन हो जाते हैं। तो हमको बीच का मार्ग, एकदम डाउन भी नहीं, एकदम ऊंचा भी नहीं। हाँ, और कभी कभी डाउन की आवश्यकता होती है, इसलिए कहते हैं रात के समय थोड़ा सा खा लो, मतलब इवनिंग के समय थोड़ा हेवी, ताकि नींद आए। दुनिया वालों में भी ये कहा जाता है कि थोड़ी नींद आए, नहीं तो जो लोग रॉ पर रहते हैं, फ्रूट्स पर रहते हैं, नींद खत्म। नींद कहाँ से आएगी? नींद ही नहीं आती है। तो नींद के लिए क्या चाहिए? भोजन, क्योंकि भोजन नींद लाता है, ग्राउंडिंग करता है। इसलिए जो नेचुरोपैथ्स है वो कहते हैं कि
सुबह कुछ नहीं लो, फिर सलाद वगैरह लो और रात को एक बार भोजन लो, ऐसा इसमें सिखाया जाता है नैसर्गिक जीवन। क्यों? क्योंकि सुलाने के लिए। वो हम डिसाइड करेंगे पर शाम को लेना है कि दोपहर को लेना है, पर एक बार थोड़ा सा हेवी रखना है ग्राउंडिंग के लिए, नहीं तो आज ही फरिश्ता बन के ऊपर उड़ेंगे। अच्छा है बाबा ने ये सारा ज्ञान वो मुरलियों में नहीं आया। हाँ, मुरलियों में अगर एक लाइन भी आ जाती थी, ये आज से श्रीमत है सबके लिए केवल जूस, तो हो सकता था उसी साल सब अव्यक्त हो जाते और हम लोग आते ही नहीं, क्योंकि वो यज्ञ समाप्त। क्योंकि ये सबसे पावरफुल टूल है, ये बहुत युक्ति से इसको बाबा ने छिपा के रखा और थोड़ा थोड़ा बताया बीच बीच में वो भी। और जिनको कल्याण करना वो पहले चले जाते हैं, तो कल्याण कैसे होता है? तो उनके द्वारा हम आते ही नहीं, क्योंकि ये ही एकमात्र सबसे शक्तिशाली टूल है। इसलिए बाबा ने थोड़ा सा ग्राउंडिंग की, ठीक है जमीन पर रहो जमीन पर। अगर ये कह दिया होता और ये ज्ञान और ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है तो एकदम पावरफुल डेंजरस कॉम्बिनेशन है। असंभव है कि आप संपूर्ण नहीं बनो, उसी दिन संपूर्ण बन जाएंगे जब ये पूरा ज्ञान में ब्रदरियन लेवल 4 एंड ब्रह्मा कुमारी ये जब मिल जाता है तो तुरंत प्रचंड अग्नि, एक तूफान, पुरुषार्थ का तूफान, तुम क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि नींद खत्म, किचन बंद, टाइम ही टाइम, सारा टाइम किस में जा रहा है अभी सुबह से लेकर रात तक, भोजन बनाना, पकाना, जमा करना, ये फेंकना, अनाज, ये सब हट गया। अब करेंगे क्या? एक तो योग और सेवा। हाँ? नहीं, ज्ञान सुनाने वाली सेवा, वो इससे पूरा मुक्त हो गए, सीधा लेवल 4 लेवल 3 पर चल रहे सारे। फिर तो कौन रोकेगा उनको? रोक पाएगा कौन तुम्हें? इसीलिए अच्छा किया कि ये डायरेक्ट ऐसा कहीं नहीं आया मुरली में, ये करो वो करो। दैट इज वेरी करेक्ट राजू रमजबास। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 महीने से इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं। किस डाइट को? दवाई लेते थे लेकिन अब नहीं ले रहे हैं, तो क्या हमको दवाई देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए? तब से डाइट चालू की है, प्राणिक यात्रा 1 महीने से ठीक हूँ, तो दवाई लूँ या नहीं लूँ? सबसे पहली बात तो प्राणिक यात्रा में शरीर जो है सबसे लास्ट है, अंतिम। ये सारा मेंटल डिटॉक्स है, इमोशनल डिटॉक्स है, कर्मा पर कौन काम कर रहे हैं, ट्रॉमा पर काम कर रहे हैं, इमोशनल। ये शरीर वाला पार्ट सबसे लास्ट है। हाँ, इस यात्रा का एक छोटा सा साइड इफेक्ट बेनिफिट है कि आप स्वस्थ हो जाओगे, छोटा सा। आज बाबा ने कहा ये वैल्यूएबल जीवन है, इसे तंदुरुस्त रखो। सुबह की साकार मुरली, जीवन को तंदुरुस्त रखो, शरीर को नहीं कहा। ये वैल्यूएबल जीवन है, इसे तंदुरुस्त रखो। तो वो जो तंदुरुस्ती है अपने आप आ जाएगी। और खुद ही ऐसा डिसाइड, रोज हमारे ओपीडी में कम से कम 4 से 5 लोग आके इतना बताने के लिए आते हैं कि हमारी ढेर सारी दवाइयाँ चालू थी, अब सब छूट गई और हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि इस यात्रा पर है। जब से ये यात्रा चालू की है, तो ये कोई बहुत बड़ी प्राप्ति नहीं कहेंगे पर उसे, पर फिर भी संसार की दृष्टि से बड़ा है वो। कई लोगों की डायबिटीज की 3-3 गोलियां चालू थी, अब 1 गोली पर आ गए। किसी का बीपी कभी कंट्रोल नहीं होता था, अभी कंट्रोल हो गया। कई लोग थोड़ा सा चलते थे, थक जाते थे, अब कहते पहाड़ चढ़ के आ जाते, क्योंकि चिंतन चलता है मैं प्राण ऊर्जा से भरपूर हो। जो प्राणिक सोमान, एक पूरी क्लास उस पर थी। संकल्प ही है इतना श्रेष्ठ, इतना महान कि मैं ऊर्जा से भरपूर हूं, ऊर्जा का केंद्र हूं। बस ये संकल्प ने ही ताकत ला दी। रोज की बात बता रहे, वो कहते दिखाना नहीं है, खाली इतना बताने आया कि दवाइयाँ छूट गई है। तो ये होगा। और चेकअप करते रहो, डॉक्टर को दिखाते रहो। ऐसे नहीं कि हमने दवाइयाँ छोड़ दी और उसके बाद में चेकअप ही नहीं किया। अपने डॉक्टर खुद ही, अपना ओवर कॉन्फिडेंस, ये वाले भी लोग हैं, वो करते ही नहीं बिल्कुल। और फिर एक दिन पता चलता है, वो जब उनको डर लगता है, उनके अहंकार को चोट लगती है अगर टेस्ट कराओ तो। टेस्ट करो और उसमें कुछ आ गया तो ये जो अहंकार था, मैं ये खाता हूं इसलिए स्वस्थ हूं, ये टूट जाता है। फिर लोग क्या कहेंगे, तुमसे तो हम अच्छे निकले,
हम सब कुछ खाते हैं और स्वस्थ है, कुछ नहीं है। तुम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, फिर भी बीमार पड़ते रहते हो। ये खेल अहंकार का खेल भी है। तो अगर दवाई बंद है, चेक करते रहो, अगर ठीक ठाक चल रहा है, गो हेड। नेक्स्ट नेक्स्ट है, कभी कभी शाम को उदासी की फीलिंग आती है। हाँ। तो क्या ये इस प्राणी की यात्रा का? हाँ, यात्रिका सिम्टम्स है। इसमें 4 प्रकार की अवस्थाओं से गुजरेंगे। अभी हम 8 से 28 फरवरी तक 21 दिन की एक भट्टी करने वाले हैं। इस पूरी भट्टी की आहुति अंतिम इनिशिएशन प्रोसेस होगी। उसके बाद में हर एक स्वतंत्र है, आगे जाना है कि छोड़ देना है। वो 21 दिन ऐसा होगा कि सबके लिए होगा वो, और सब कर सकेंगे उसको, और आसानी से कर सकेंगे। 21 डेज इनिशिएशन, उसको कहते हैं प्राणिक इनिशिएशन। वो 8 से 28 फरवरी तक होगा। और उसमें 4 अवस्थाओं से गुजरेंगे सभी। सबसे पहला होगा फिजिकल डिटॉक्स। फिजिकल डिटॉक्स अर्थात शरीर में कुछ हेडेक, ये होना वो होना, जो अभी सुना है। दूसरा होगा इमोशनल डिटॉक्स। इमोशनल डिटॉक्स में उदासी आ जाती है, क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, हमारे मन में जो उदासी है वो ढक देते हैं खाना खा के। फूड कवर्स द इमोशन। हम अपना, ये यात्रा मैं कौन हूं की यात्रा है। मुझे अपने आप को जानना है, और उसमें मेरे और अपने आप के बीच में भोजन ही सबसे बड़ी बाधा है। वो जब तक नहीं हटेगा, मैं अपने आप को देख ही नहीं सकूंगा कि मैं हूं कौन। तो उसमें हम सभी एंटर करेंगे इमोशनल डिटॉक्स। कोई लोग होंगे जिनको अभ्यास है, वो नहीं करेंगे। इमोशनल डिटॉक्स होगा। इमोशनल डिटॉक्स बहुत जबरदस्त होता है। पुराने बचपन की ट्रॉमाटिक यादें आ जाती है, सब कुछ आता है इसमें निकल कर। कभी उदासी आती है, एक वॉइड, हल्का एकदम निराशा आ जाती है, दुखी हो जाते हैं, रोने की इच्छा होती है, सोने की इच्छा होती है, किससे बात करने की इच्छा नहीं, ये सब कुछ होगा। इसको कहते हैं इमोशनल डिटॉक्स। हाँ, जो कुछ, क्योंकि पुराना सब कुछ निकल के बाहर आएगा। तीसरा, उससे भी पावरफुल है मेंटल डिटॉक्स, वो है संस्कार। संस्कार बाहर निकलेंगे। यहां तो केवल इमोशंस, यहां विकार बाहर निकलेंगे। भोजन परिवर्तन कर रहे और काम वासना एकदम ही बढ़ गई। आज कहा ना, कन्या को देखा तो आकर्षण हुआ, सुबह की साकर मुरली, ये सब होगा। ये सब मेंटल डिटॉक्स से गुजरेंगे। जो जिसका सबसे बचपन का गहरा संस्कार होगा, रोने का संस्कार होगा, वो बाहर निकलेगा। पर वो निकलेगा किस लिए? वो बाहर आएगा, उसकी निर्जरा हो जाएगी, हमेशा के लिए समाप्त होने के लिए निकलेगा। अभी वो बैठा है अंदर और हमें पता ही नहीं। बहुत शक्तिशाली है। कभी भी निकाल के हम एकदम अनिश्चित, इनडिटर्मिनेट स्टेट में है, अनिश्चितता में है। कब विकार आ जाए और गिरा दे और भागा चले जाए, पता ही नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कई लोगों को आदत होती है ना, हम रास्ते पे चल रहे, 2 लोग मोटरसाइकिल से आते, मार के चले जाते। ये बहुत बड़ा ट्रेंड है आज की दुनिया में। इधर भी है, नकी पे भी है। 2 लोग मोटरसाइकिल पर आते, टोपी निकाल के भाग जाते, फूल लेके चले जाते। मुंबई और ये सब में देखेंगे तो ये सब है। मोबाइल देखते जाते हैं, 2 लोग आते, मोबाइल छीन के चले जाते। हाँ, दिल्ली में सब जगह। तो ये विकार, हम इनडिटर्मिनेट अवस्था में, पता नहीं कब निकलेगा और कब गिरा के चला जाएगा। आज सब कुछ ठीक है, अचानक वो भाव आता है, विचार आता है, रोना आने लगता है, खत्म सारा ज्ञान योग। क्योंकि उस पर काम बहुत गहरे है। ये गहरे निकलेंगे 3rd अवस्थाओं में, मेंटल डिटॉक्स में। और सबसे गहरा है स्पिरिचुअल डिटॉक्स। ये तीनों ही इसमें इंक्लूड होंगे। और हलचल होगी थोड़ी सी इन 21 दिनों में। हलचल होगी, भयंकर हलचल, आध्यात्मिक हलचल। अस्तित्व के बारे में प्रश्न उठेंगे कि मैं यहां क्यों हूं, सही मार्ग पे हूं या गलत हो गया है कुछ, वो प्रश्न उठेंगे। ब्रह्म तो नहीं चल रहे यहां पे, वो वाला। ये और ये चारों से गुजर कर जो हमारा नया होगा ना, नई पहचान, वो होगा नया वय। तो ये सब होगा, पहले ही स्वीकार कर लो इसको, ये सब होने वाला है और ये होना ही है। वो नीचे दबे हुए हैं, निकलना चाहिए उनको बाहर। निकलेंगे और हमेशा के लिए विदाई लेंगे, फिर नहीं निकलेंगे। अभी तो थोड़ा थोड़ा निकल के दुख देते हैं। नेक्स्ट, घबराना नहीं है उनसे, बस घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी से भी नहीं घबराए। नेक्स्ट है, कैन यू प्लीज सजेस्ट माई एनी कुक्ड लिक्विड
meals that are healthy, high vibration and light. हाई वाइब्रेशनल फूड और In लिक्विड। eating like दूसरी- खिचड़ी, vegetable खिचड़ी, soup, dal and rice, idli, sambar, बस vegetable. ज्यादा मत गिनाओ क्योंकि भोजन का ऐसी चीज है कि सुनते ही उसे खाने के अंदर जो संस्कार है वो जागते हैं और व्यक्ति यहां से जाके तुरंत उसको ढूंढेगा या बनाएगा। हो सकता है रात को 12 बजे भी जाके बनाए, क्योंकि उसने दिन में सुना था किसी से पोहा खाना है और वो अंदर रह गया। रात को 10 बजे याद आया, 12 बजे जाके बनाता है। इतना गहरा है, इसलिए ज्यादा नाम अगर गिनाओ उसमें भी गड़बड़ है। सबसे पहला, फूड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, हाई वाइब्रेशनल, लो वाइब्रेशनल, न्यूट्रल। हाई प्राणा, लो प्राणा, न्यूट्रल प्राणा। पर यह सारा क्लासिफिकेशन भी मन का खेल है। कल की हमने क्लासिफिकेशन बताई थी, पहली कि जिसमें भोजन के विषय में कुछ पता नहीं, दूसरा पता है पर वो हमको प्रभावित करता है, और तीसरा वो अवस्था है चेतना की, भोजन प्रभावित नहीं करता है। अगर दादी जान की या कोई बहुत 80 साल का योगी कुछ बाहर का कुछ खा ले तो क्या वो उनकी सारी तपस्या बहुत खत्म हो जाएगी? नहीं, वो उससे पार निकल चुके हैं और वो प्रभावित नहीं करता है। कॉन्शियसनेस को फूड वो लास्ट स्टेज है। तो यहां पर भी हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशनल, ये सारा भी मन का ही खेल है, ये सब मन का खेल है। हाँ, पर अगर फिर भी प्रश्न पूछा है तो नेचुरल, ओरिजिनल, वो सारे जो है वो हाई वाइब्रेशनल है। जिसको आग ने स्पर्श नहीं किया है वो हाई वाइब्रेशनल है। जो नेचुरल है, सन कुक्ड है, वो हाई वाइब्रेशनल है। जो धरती के ऊपर है वो हाई वाइब्रेशन है। जो धरती के नीचे है, गाजर, आलू, शकरकंदी, ये सब थोड़ा लो वाइब्रेशन है उससे, वेजिटेबल्स। तो इट डिपेंड्स। बट हाँ, फिर भी कहा कि वाइब्रेशंस, ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी मन का ही है। कुछ भी मिल जाए हम उसको चार्ज कर सकते हैं, ये हायर स्टेजेस में। जैसे रामकृष्ण परमहंस के पास लोग आके कुछ कुछ दे के जाते थे, वो थोड़ी खाते थे कुछ, वो कुछ नहीं खाते थे। वो तो यहाँ तक कि अगर उनको पता चल जाता था ये विकारी व्यक्ति है, वो जाने के बाद फावड़ा लेके वो जमीन खोदते थे, वो जमीन को फेंक देते थे। और जो लोग उनको संदेश, मिठाइयाँ लाके देते थे, खुद नहीं खाते थे, वो कहते नरेंद्र को बुलाओ, उसको खिला देते थे। वो बहुत नाजुक थे, उनको कुछ नहीं चलता था, ऐसा प्रभावित करते थे, कहते इसको खिलाओ, इसको कुछ नहीं होगा, ये स्ट्रांग है। और दूसरा है निगेटिव वाइब्रेशंस। निगेटिव वाइब्रेशन जितना जो प्रोसेस्ड है वो निगेटिव वाइब्रेशंस हो जाए, उसमें निगेटिव है। जो किस रीति से कमाया गया, जो 10 प्रकार के अन्न दोष गिनाए थे, कैसे कमाया गया, बनाने वाले ने किस स्थिति में बनाया, और फिर उसमें क्या क्या डाला गया, कितनी बार डीप फ्राई किया गया है, डीप तेल में फ्राई किया गया है, जिसमें सारे सत्व खत्म हो चुके हैं, वो निगेटिव। और कुछ होता है न्यूट्रल प्राणा, जैसे आलू वगैरह को न्यूट्रल प्राणा में इंक्लूड किया जाता है। तो वो आप डिसाइड करो जो जहां अवेलेबल है। और हाई वाइब्रेशनल फूड खाते ही ऊर्जा का अनुभव होता है, लो वाइब्रेशनल फूड खाते ही आलस, भारीपन, थेपला खा लिया, कचौरी खा ली, पूरी खा ली, तंदूरी खा ली, उसके बाद क्या होती है इच्छा? हर एक को एक संकल्प तो हमेशा आता है, जाके थोड़ा सो जाऊं। ये संकल्प क्या है? ये यात्रा तो प्यास, भूख और नींद से मुक्ति की यात्रा है। ऑटोनॉमी कहते हैं इसे। ऑटोनॉमी अर्थात दूध, भूख, प्यास और नींद। क्योंकि अंदर जाना ही जब बंद हो जाता है तो फिर नींद नहीं आती। परंतु ये हायर लेवल है कॉन्शियसनेस का। नेक्स्ट, Sir, I am in pranic journey and I have started eating raw since 2 months, and I take cooked food once a week, raw and fruits in a day time. I eat twice in a day, that's only raw and fruits, and I have lost 3 kg. I do sun gazing. I am always near to nature. I am doing all the protocols. Am I on the right path? राइट पाथ है। अगर बहुत ज्यादा वजन कम नहीं हो रहा है तो ठीक है, 1-2-3 किलो चलेगा। पर इसलिए आज एक नया टूल दे रहे हैं सभी को, वो है कैलोरी काउंटिंग का। आज से सभी लोग क्या करेंगे, अपनी कैलोरीज को काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे? जैसे जितना हो सके लिक्विड्स पे रहो, पर जो भी खाएंगे उसको नेट पे जाके आप ढूंढ सकते हो उसकी कैलोरीज कितनी है। जैसे चाय पी तो 1 कप चाय, देखो उसमें कितना आता है कैलोरीज, तो अपनी कैलोरीज लिखो इतना। जैसे नारियल पानी पिया 50 कैलोरीज, गन्ने का जूस पिया 100 कैलोरीज। तो पूरा दिन भर में
24 घंटे की कितनी कैलोरीज होती है वो काउंट करनी है। लास्ट मील आपने 8 बजे लिया तो रात को सोने से पहले अपनी कैलोरीज काउंट करनी है और सुबह एक बार अपना वेट चेक करना है। इसको कहते हैं कैलोरी काउंटिंग। कैलोरी काउंटिंग में बहुत सारे दोष भी है, फिर भी ये लगभग थोड़ा सेफर साइड रहने के लिए अच्छा टूल है। सामान्य कैलोरी कितनी होनी चाहिए एक व्यक्ति, साइंस कहता है 2000 से 4000, 2200 2300, मेल्स एंड फीमेल्स। ये 2200 एज के लिए अलग अलग या किसी भी एज हर एज के लिए थोड़ा बहुत, पर एवरेज ये है, हर एज के लिए अलग अलग। वो डिपेंड करता है आपका प्रोफेशन क्या। कोई बॉडी बिल्डर है, कोई मजदूर है और कोई एक ऑफिस में बैठा रहता है, उसको कम कैलोरीज की जरूरत है। कोई मजदूरी का काम करता है, हार्ड वर्क करता है, उसको ज़्यादा कैलोरीज की जरूरत है। कोई जिम में है, कोई स्पोर्ट्स में, कोई एथलीट है, उसको ज़्यादा कैलोरीज लगती है। ये साइंस के कॉन्सेप्ट है सारे कैलोरीज के, कैलोरी मैथमेटिक्स। पर हम कर रहे हैं प्राणा मैथमेटिक्स, एनर्जी मैथमेटिक्स। तो फिर भी इसको हम टू बी ऑन द सेफर साइड, जब वो 21 दिन की भट्टी चलेगी 8 से 28 तारीख तक, उसमें ये बहुत काम आएगा। इसके लिए ये आदत आज से लगा लो। तो आशीष भाई कितनी कैलोरीज काउंट की है वो आपको गिनना है आज, पूरा क्या क्या खाया उसकी सारी कैलोरीज पर डे। वो कितना करना है वो नहीं सोचो, कितना खाई उसकी काउंटिंग करनी है बस। चाहे 2000 हो सकता है, किसी का 3000, किसी की 4000 कैलोरीज हो सकती है। वो देखना ही नहीं है, ये लक्ष्य नहीं रखना कि मुझे कम करना है, हमेशा ज्यादा ही रखो। एबेंडेंस। कोई बॉडी बिल्डर है 7000 कैलोरीज लेते हैं रोज, ऐसे बॉडी बिल्डर्स है जो 7000 कैलोरीज, और अब जो ये प्राणिक यात्रा पर है वही, तो अभी उसकी कैलोरीज है 400 या 500, फिर भी बॉडी बिल्डर है। ऐसे कई सारे ब्रेदारियंस है जो पहले बॉडी बिल्डर थे, प्राणिक यात्रा पर है, जो पहले 7000 कैलोरीज लेते थे और अब कहते हैं अभी हमारी कैलोरीज खाली 700 है एंड वी आर हेल्दी। तो कम करने का पुरुषार्थ नहीं करना है, केवल काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग में जैसे नारियल पानी पिया तो उसकी लिखो 50, फिर उसके बाद में गन्ने का जूस पिया उसकी लिखो जितनी है, फिर कुक्ड फूड लिया उसमें जो जो आइटम्स है उसकी तुरंत कैलोरीज ढूंढो। एक चपाती में कितनी कैलोरीज है, लगभग होगा ये, पूरा फिक्स तो कहीं नहीं मिलेगा, और हो सकता है एक ही चपाती के 4 जगह अलग अलग कैलोरीज दिखाए। छोटी चपाती, बड़ी चपाती, थोड़ी वो एवरेज लेना है, लगभग आइडिया आएगी कि मेरा शरीर की आवश्यकता है 2000 कैलोरीज या 1700 कैलोरीज, 1800 कैलोरीज, 2200 कैलोरीज, 3000 कैलोरीज। केवल एक आदत डालनी है आज से कैलोरीज कितनी है उसकी, ठीक है। अवेयरनेस आएगी और हमारा ध्यान भोजन की आसक्ति से हटेगा। ये बहुत ही इनडायरेक्ट ट्रिक है। हमारा ध्यान किससे हटेगा, वो जो भोजन है ना, उससे थोड़ा सा हटेगा कि अभी हवा हम काउंट क्या कर रहे हैं, कैलोरीज। जैसे कई डॉक्टर्स होते इतने कॉन्शियस होते हैं, उनको को एक रसगुल्ला, वो रसगुल्ला नहीं देखते, कैलोरी को देखते हैं। रसगुल्ला को देखना बंद हो गया, नहीं दिस इज हाई कैलोरी, आई कैन नॉट टेक। विदेशी आते हैं इधर भारत में इधर, तो उनको कुछ भी अगर दो ना, वो उसको थोड़ी देखते हैं, वो कैलोरी को देखते हैं। उनका ध्यान भोजन से इनडायरेक्टली हट गया है। अनासक्ति का मार्ग, मोह, जो कल माता ने कहा था ना, एक रोटी में मेरा इतना मोह है जिसका 10 रोटी खाने वालों में भी उसका जितना मोह नहीं है। तो सारा खेल हम इनडायरेक्ट कुछ कर देंगे और बहुत सारी चीजें हो जाएगी। नेक्स्ट, और एक हाथ 2 प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी। जब से सचिन भाई ने मशरूम के बारे में कहा, हमने टोटली छोड़ दिया। लेकिन दीदी बताती है कि मधुबन में भी बाबा को मशरूम का भोग लगाती है। गुलजार दादी रथ को भी मशरूम खिलाया गया था। उस टाइम बाबा को तो कुछ मैसेज देना चाहिए था कि बच्चे तो ये तामसिक भोजन है, दादी को मत खिलाओ। लेकिन कुछ नहीं कहा। और सचिन भाई ने कहा कि मशरूम जमीन के नीचे उगती है, लेकिन ये तो जमीन के ऊपर उगती है। कितना एकाग्रता से सुनते हैं। ऊपर नीचे जो भी है। सबसे पहली बात, हाई वाइब्रेशनल, लो वाइब्रेशनल, सतो प्रधान, तमो प्रधान, ये सारा खेल हमारे मन में। और जब वो मशरूम की बात कही थी तो लोगों ने उतना ही क्लिप काट के आपकी वॉइस का फॉरवर्ड कर दिया लोगों को। ठीक है, ये सब तो होते रहेगा। तो कहने की बात, अभी प्याज लहसुन, बहुत सारे नेचुरोपैथ्स है जो इसके बहुत हाई वैल्यूज गिनाते हैं। इसके कितने फायदे हैं हार्ट में और सब में, इसकी मेडिसिन बनती है और बहुत सारी चीजें। अभी अगर हम
दवाइयों को देखें, मेडिसिन की, मेडिकल में, तो जितनी कैप्सूल्स है सब में जिलेटिन है। वो कहाँ से बनता है? एनिमल, जानवर। और तो कैल्शियम की गोलियां तो खा ही रहे सब, कैप्सूल तो खा ही रहे। कहाँ से बनता है? उसमें जिलेटिन होता है। अच्छा, ऑपरेशंस होते हैं, सारे ब्राह्मणों के ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन में जो धागा होता है उसको कहते हैं कैट गट। कैट गट अर्थात कैट से आया है वो तो नॉनवेज है, तो ऑपरेशन तो करा ही रहे सभी। उसके बाद में टीपीएन होता है, सभी दादियों को, कई दादियों को गया है टीपीएन। टीपीएन अर्थात टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। जब खाना पीना बंद हो जाता है तो बड़ी बैग होती है एक, उसमें से भोजन दिया जाता है आईवी। वो दिया तो इधर से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं। और कई लोगों को कैंसर हो जाता है तो टीपीएन चालू की होता है, कई सारे, उसमें सब एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके बारे में क्या विचार है? वो तो सोचा ही नहीं। हम उस संस्कृति में रहते, उस सभ्यता में रहते हैं कि जहाँ ये सब चीज़ें पूरी आइडियल मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। उसी तरह कई सारे लोगों को तो ये एडवाइस किया जाता है कि तुम ये खाओगा, ये नॉनवेज खाओ, और कई बीकेज होते मान भी जाते हैं। तो ये हमेशा कोई भी एब्सोल्यूट ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी मशरूम की बात, अगर आपने सोचा कि ये तमो प्रधान है तो वो असर करेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि ये भोग है और मैं इसे बाबा को स्वीकार कराता हूं तो वो आपके लिए पवित्र है। मशरूम का भोग कभी लगा है? मैंने तो नहीं सुना है। हमने ये जो बात उस दिन जो क्लास कही थी उसमें एक बात और कही थी जो शायद सब भूल गए। हमने कहा था ये वैष्णवों की धारणा है, हमने यहाँ की बात नहीं बताई थी। ये वैष्णव जो होते हैं वो क्या मानते हैं उनकी पॉइंट्स बता रहे थे। रेफरेंस वहां का है, कॉन्टेक्स्ट वो दिया था कि वो लोग ये सोचते। हमने भोग की 3 बातें बताई थी उस दिन, उसमें से एक पॉइंट ये था, याद है ना? कौन सी 3 पॉइंट? तो ये 3 बातों में एक पॉइंट ये था कि प्याज, लहसुन और मशरूम, इसका वैष्णव जो लोग हैं ये नहीं लगाते। हमने यहाँ की कोई बात की ही नहीं थी। हाँ, वो तो वो है, पर फिर भी अगर सारा खेल एक्चुअली मन का है, सारा खेल मन का है, इसलिए अगर हमको अगर लहसुन प्याज ये चलो ठीक है, एक स्थूल धारणा है वैसे, परंतु क्या लहसुन प्याज जिन्होंने छोड़ दिया वो विकारों से मुक्त है? ये भी प्रश्न है एक। क्या केवल भोजन के परहेज करने से विकारों से मुक्ति हो जाती है? नहीं, मार्ग इतना आसान थोड़ी होता। अगर खाली भोजन ही सब कुछ होता तो बाबा ने ये तो कब का बता दिया होता, सब विकारों से मुक्त हो गए होते। ऐसा नहीं है। इसीलिए चाहे मशरूम हो, चाहे प्याज हो, चाहे लहसुन हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारी चीजें, बाबा ने ये भी कहा है कि परिस्थितियों में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं तो पाव रोटी खा लो, डबल रोटी खा लो, फिर बाबा को भोग लगा दो, याद में खा लो। क्या कर सकते? कुछ कर ही नहीं सकते, मर जाएंगे क्या? बस उसको बाबा ने ये कहा, ये सारी चीजें है। और इसका क्लासिफिकेशन जो है तमो प्रधान, सतो प्रधान, ये सारा खेल जो है इट्स हियर। और जो बहुत हाई वाइब, ये भी मत समझो कोई लेवल 4 ब्रदरियन कुछ भी खाना पीना जिसमें बंद कर दिया वो मतलब संपूर्ण बन गया, ये भी नहीं है। उसमें अहंकार कितना होता है? अहंकार भी होता है उन लोगों में। चार्जेस लेते हैं ये सब के, छोटी छोटी चीजें सिखाने की चार्जेस लेते हैं, एक एक चीज दूसरों को सिखाने। डिटॉक्स के आप चार्जेस ढूंढो नेट पर, 3 दिन का डिटॉक्स कराना है, ये किसी ने कल ही एक मेल भेजा था, उसके चार्जेस ही सुन के तो दंग रह गए हम। ये इतना बड़ा मेल है। हाय डॉक्टर सचिन, ये चार्जेस डिटॉक्स कंसल्ट $185 पर आवर, एक घंटे का ये चार्जेस है इसके। फिर डिटॉक्स कंसल्टेंट प्रोटोकॉल $225 पर आवर। फिर उसके बाद में आइडियोलॉजी का सेशन का ये, उसके बाद में यदि ये प्राणिक सेशन कराना है तो उसके चार्जेस है। 5 लेक्चर लेगी वो, और 5 लेक्चर के एक लेक्चर का चार्जेस है 1। हाँ, वो कहती है कि डिस्काउंटेड रेट $800 में दूंगी मैं एंड विच इज अ सेविंग ऑफ $125। और एक मेरी अपनी लिखी हुई किताब भी फ्री में मिलेगी आप लोगों को। और इसमें क्या क्या सिखाएगी वो, टाइमलाइन थेरेपी, निगेटिव इमोशंस को कैसे रिलीज करना है, वो इमोशंस को कैसे समझना है, डिटॉक्स कैसे करना है, और अपने पेट में जितने कीड़े निकालने हैं ना उसके अलग सेशन है इसके। वो तो रेट सुनते कीड़े निकल जाएंगे अपने आप ही
पैरासाइट जो होते हैं ना, उसके सारे पैरासाइट्स अगर निकालने हैं, उसके अपने चार्जेस हैं इसके। वो मतलब चार्जेस इसकी, लेकिन न खाना भूखा रखने के चार्जेस। एक हाथ और ले लो बस। अमृत वेला जब तक 1 लीटर पानी नहीं पीता हूँ पेट साफ नहीं होता। पियो। और टॉयलेट के 1 बाद लीटर जो पियो, 10 पानी, लीटर पियो। टॉयलेट के बाद जो पानी पिया वोमिटिंग करके निकाल देता हूँ, क्या ये सही है? रॉन्ग, क्योंकि आपको यू एस्केप सफरिंग। आप जो किया है ना, अब उसको अगर आपसे मुक्त होना है उसको, तो उसके परिणाम को देखो, सहन करो, तो ही उससे मुक्त हो पाएगी। विकार में गए और पश्चाताप किया, पुण्य कर्म किया, वो कैंसिल होते जा रहा है, पर विकार से फिर छूट नहीं पाओगे। जो सॉलिड खाया है, जो पिया है, जो खाया है, उसके सफरिंग को जानना है, दुख को समझना है। जीता जागता नर्क है आज की साकार मुरली। ये इस नर्क की अनुभूति हो, ये दुख है, ये दुख है। बुद्ध के चार महावाक्यों में सबसे पहला है ये दुख है। ये सेम सॉलिड फूड में चारों अप्लाई होते हैं, निर्वाण की चारों अवस्था। चौथी जो अवस्था है निर्वाण, वो ब्रदरियन लेवल 4 है। ये दुख है, पहले जानो। तो ही बहुत सारा खा लो, उंगलियां डालो, सब कुछ निकाल दो, तो क्या करते रहोगे? खाते रहोगे, उंगलियां डाल डाल के निकालते रहोगे। कुंजल क्रिया, एनिमा लेते रहेंगे, तो वो चेंज तो होगा ही नहीं। उसको समझो, आज अगर सॉलिड फूड खाया तो 2 दिन के बाद उसका असर चालू होता है। भोजन इतना जल्दी छोड़ता नहीं है। एक समोसा आज खा लो, परसों से उसका असर, रियल असर तो परसों चालू होगा, आज नहीं। वो किसने बनाया था, किस तरह के वाइब्रेशन थे, वो मैदा चिपकेगा अंदर। तो इतना बहुत गहरी फिलॉसफी है। परसों का खाया भोजन अभी काम कर रहा है। बस टाइम हो गया। ओके, ओम शांति। बड़े चलो हो हौसले, लो की एक नई पहचान तुम, अभी नहीं तो कभी नहीं हर क्षण की दरकार। तन तूफानी है, ये बहुत धोखा देता है ये तन, लेकिन हस्ती अमृत की खान। साधना में पी ले इसके प्याले, साधन जो ब्रह्म ज्ञान। नहीं नन्ही सी हो आशा, नवयुग के अरमान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम, एक उफान भर। ओम शांति। तन तो पानी है लेकिन हस्ती अमृत की खान। साधना में पी ले इसके प्याले, साधन जो ब्रह्म ज्ञान। नहीं नन्ही सी हो आशा, नवयुग के अरमान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। कर दे हर मुश्किलों का समंदर। अभी नहीं तो कभी नहीं हर क्षण की दरकार है। छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उलाहने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। अभी नहीं तो कभी नहीं हर क्षण की दरकार है। छूट गया ये अवसर तो हर जन्म ही दुत्कार है। नहीं बहाने कोई उड़ाने, पुरुषार्थ का तूफान तुम, रोक पाएगा कौन तुम्हें, सिंह की हो संतान तुम। एक उफान भर, एक उफान भर, एक उफान
मुश्किलों का समंदर